What does real estate mean to you personally? I would say real estate is gold, and the time to buy was always 5 years ago. एक 10-year जर्नी कैसी रही है रियल एस्टेट की इन द डेटा फॉर्म? After ERA, we saw around 26 billion US dollars coming into the market. 2019, market was slightly picking up, but COVID came in. 21 के बाद investors made money, but आप ये देखिए that a lot of end users, genuine buyers, are sitting on the fence because the market is outpriced for them. बड़े ट्रेंड या कोई बड़े शिफ्ट्स आ रहे हैं इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री में? इसी साल की अगर हम बात कर लें, around 21% of the projects that were sold has been in the 2 to 5 crore का price bracket. Come to affordable housing, less than 50 lakh का category. Just guess how much was the sale percentage? I have no idea. 4% Gaurav. That's it. That's 4%. how it has reduced. तो एक क्वेश्चन जिसका स्ट्रेट आंसर चाहिए, रियल एस्टेट में अगले 5 से 10 साल में क्या होने वाला है? Hi, and welcome to another exciting episode of Real Better Podcast. मैं हूं आपका होस्ट गौरव कपूर और मैं पिछले 17 साल से गुड़गांव रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। आज के टाइम पे आपको बहुत सारे फेक गुरु मिलेंगे, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स मिलेंगे जो कि आपको ज्ञान देंगे कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में क्या होने वाला है। बट उन लोगों के पास कोई डेटा नहीं होता, कोई रिसर्च नहीं होती, सिर्फ गट फीलिंग के ऊपर वो लोग आपको ज्ञान देते हैं। बट आज की जो हमारी गेस्ट हैं उनका नाम है मिस अंकिता सूद, जो कि नेशनल डायरेक्टर है ऑफ रिसर्च इन एन आईपीसी विच इज नाइट फ्रैंक। इनका काम ही है ग्राउंड लेवल पे जाके डेटा इकट्ठा करना, रिसर्च करना और उनकी रिपोर्ट्स बनाना जो कि इंटरनेशनल लेवल की रिपोर्ट्स होती हैं। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट 10 इयर्स रियल एस्टेट के कैसे रहे हैं। वो आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगी रियल एस्टेट इंडस्ट्री की, और आने वाले 10 से 15 साल में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में क्या होने वाला है। बट एवरीथिंग विल बी विद डेटा एंड रिसर्च। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hi Ankita ji, good morning. Welcome to the Real Better Podcast. Hi Gaurav, good morning and thank you for having me. अभी क्या हुआ है, कुछ टाइम से हमारे पास जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं या जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, पीपल आर लिटिल वरिड, लिटिल कंफ्यूज्ड कि रियल एस्टेट में अगले 5 से 10 साल में क्या होने वाला है। सो दैट इज़ वाई आई इन्वाइटेड यू। आई थिंक कि आप इस चीज़ के एक्सपर्ट हो। सोशल मीडिया पे बहुत लोग आते हैं, अपना ज्ञान देते हैं, अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताते हैं, बट यू आर एक्चुअली द एक्सपर्ट जो पूरे इंडिया के डेटा को ट्रैक करता है। आपका 14 साल का एक्सपीरियंस है विद द नाइट फ्रैंक, एंड यू क्रिएट ऑल द रिपोर्ट्स दैट कम आउट फ्रॉम नाइट फ्रैंक। सो इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि आपका जो पर्सपेक्टिव होगा या आपके जो नंबर्स होंगे वो ट्रू स्टोरी होगी, बाकी सब नॉइस है। देखिए बिल्कुल, फ्रॉम द पास्ट अगर 2020 से हम देखें, सो वी हैव सीन वेरियस फेजेस ऑफ रियल एस्टेट एंड राइट नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज इन द मार्केट, लॉट ऑफ स्पेकुलेशन इज देयर, पर ऑल ऑफ दैट यू नीड टू सी विद द पर्सपेक्टिव ऑफ डेटा. डेटा इज ऑलवेज एन अर्ली इंडिकेटर ऑफ कोई भी ट्रेंड आ रहा है. सो आई would say that yes, we can shed some light through these numbers on what the market reality is and where the trends are going. क्योंकि कहते हैं ना कि डेटा कभी झूठ नहीं बोलता. Absolutely, and it's very objective. Yes. Data is not subjective. However, marrying the data with your market intelligence is very important. So I think I will talk about some statistics and you can bring in your expertise on the intelligence side and we can have a good conversation. So let me start with my first question. मेरे को ये बताओ कि कोई ऐसे 2 से 3 बड़े शिफ्ट्स या बड़े ट्रेंड्स जो आपको नज़र आ रहे हैं अभी करंटली, जिससे आपको लगता है कि आने वाला जो 2030 तक का जो रियल एस्टेट है वो डिफाइन होगा। ऐसे कोई बड़े ट्रेंड्स या कोई बड़े शिफ्ट्स आ रहे हैं इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री में? So first is the great migration. Okay. We are seeing a lot of movement from the tier 2 cities to the tier 1 cities. Okay.
and we know that 40% of our population is going to stay in cities in the coming years. अच्छा. Right? So one is your great migration. Another is I wouldn't say the dawn, but the emerging of tier 2 cities. Okay. So tier 2 and tier 3 cities. अच्छा. ये अब tier 1 cities के shadows में ना रहते हुए इनके अपने इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग एंकर्स हैं. किसी का टूरिज्म है, किसी का इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है. सो विद दैट कनेक्टिविटी, one is the migration, another is tier 2 city story. Third, I would say, is the movement towards sustainability. Now, the next generation that's coming, you can't just sell anything to those people. And I'm not saying they are the buying generation, but they are decision maker ko influence karne wali generation. I agree. So the movement towards sustainability, there has to be what impact they are making towards the environment is very important. So green real estate. Okay. And fourth, I would say, is the financialization of real estate. You know, the hard asset into liquid asset. REITs के through आप income generating assets में invest कर सकते हैं आज की date में. So these 4 trends are going to shape the coming decade. तो 40% ऑफ द पॉपुलेशन अगर सिटीज में आ जाएगी तो इंडिया की तो इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है, अभी तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है उसको केटर करने के लिए. अभी नहीं है, बट आप देखिए अगर 40% पॉपुलेशन सिटीज में रहेगी तो सिटीज की भी तो डेफिनेशन डिफाइन हो रही है ना. सिर्फ ये 8 ही नहीं है. आपकी जो टियर 2 सिटीज हैं, they are the second rung cities. Okay. And especially the ones which are adjacent to the metros. For example, NCR के adjacent is Jaipur. Okay. Right? Chandigarh. आगरा. जो influence zone में आते हैं. Yeah. आपका कोची हो गया, भुवनेश्वर हो गया, your capital cities. Okay. So ऐसे नहीं है कि सारे इन 8 में ही आएंगे. But the advent of cities, the whole definition of cities is going to change. And infrastructure definitely will keep up. Currently हम देख रहे हैं कितना infrastructure की तरफ push है. Yes. And tier 1 में ही नहीं, tier 2 cities में भी expressways are connecting. So all of that going together is unlocking a lot of land value and opportunities, right? Okay. तो इसमें तो फिर अगर हम इस डेटा के साथ चलें तो अभी तो प्राइसेस बढ़ने का स्कोप अभी बहुत ज़्यादा है. अगर मैं प्योर सिर्फ एक लेमैन की तरफ से बात करूं, अगर पॉपुलेशन मूव होगी तो टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में अभी तो कैपिटल एप्रिसिएशन का बहुत अभी वैल्यू बची हुई है. इसका मतलब नहीं, वो तो थोड़ा स्पेक्युलेटिव हो जाएगा. पहले ऐसे देखा गया था कि या infrastructure आते ही, that's how real estate works, right? Even with the announcement of infrastructure, prices go up. So by the time that infrastructure takes shape, वो सारा कुछ already factor हो चुका होता है. I'll give you an example. Let's say Jewar Airport, and no matter how, whatever the industry says, that's fact. Let's call a spade, right? अगर जेवर एयरपोर्ट का जब अनाउंसमेंट हुआ था, तभी वहाँ का लैंड वैल्यू, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आते हुए देखने की वजह से द प्राइसेस वेंट अप 3x 4x हो चुके थे. अभी जब वो आ रहा है, अब फाइनली समथिंग इज हैपनिंग, सो ऑल ऑफ दैट हैज बीन factored in, so it's not going to further increase by 100%. Right? So I think that time is gone when just announcement के ऊपर prices बढ़ जाते थे. Everybody, right from the supply side to the demand side. So supply side would be your developers and demand is your buyer. Everybody wants to see something on the ground. I think real estate is no more a promise buying now. You can't buy a promise. You have to show me something. Excavation stage पे तो अब unless you are investing and developer credibility is there, people want to get into that, ready to move in. And on the supply side, जब तक infrastructure वहाँ पे नहीं है, I don't think they would want to take shape. Because अगर आपको याद होगा गौरव, around 2010 licenses जब मिल रहे थे, तो कहाँ के लाइसेंसेस मिले थे, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं. वाटर कनेक्शन वाज नॉट देयर. एंड इवेंचुअली
बन गए घर एंड पता चला कि पाइपलाइन तो आती नहीं है. So I'm sure developers also now will be very cognizant of that fact. एंड आपने जेवर एयरपोर्ट का एग्जांपल दिया, हमारे गुड़गांव में भी है ऐसा एग्जांपल, विच इज द्वारका Dwarka एक्सप्रेसवे. Expressway. I started writing my career with Dwarka Expressway. It is still a emerging story. Yeah. You can't say that it is done. Like I was telling you, right? Yeah. The 3D that was presented in 2010 to everybody Okay, for okay. investors, I still don't see that. Agree. So आप देखिए कि कितना ज़्यादा lag है Yeah. in the start and in the final delivery. Hmm. तो इसके basis पे prices move करना is absolutely speculative and not the time now, I think. आई थिंक लोग उसका पर्सपेक्टिव नहीं समझते कि एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का या एक रियल एस्टेट अगर कोई हाईवे बन रहा है तो उसकी टाइमलाइन कैन बी 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स. Yes. लोग शायद वो नहीं समझते. लोग सोचते हैं अनाउंस हो गया तो अब प्राइस बढ़ जाएंगे. अगर देखिए आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है, अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है, यू हैव डीप पॉकेट्स, लेके रख दिया, छोड़ दिया, भूल गए. हाँ. If you're looking at a 10-year period, then I think such trunk infrastructure projects are not to be taken as a indicator of your money doubling, right? Because बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, बहुत सारी encumbrances आ सकती हैं, litigations आ सकते हैं. आप देखिए ग्रेटर नोएडा में क्या हुआ था. Yes. घर बन गए थे, उसके बाद litigation आई थी. तो we Agreed. have to be cognizant of the externalities that can impact that particular project. तो एक क्वेश्चन जिसका स्ट्रेट आंसर चाहिए, अभी आने वाले टाइम में इन नेक्स्ट 2 to 3 years व्हाट आर यू सीइंग कि प्राइसेस अभी और अप्रिशिएट करेंगे? वी टॉकिंग अबाउट पैन इंडिया लेवल, या फिर अभी कुछ स्टैग्नेशन आएगा? देखिए, stagnation is a negative word. I Okay. will not say stagnation. I will say prices are moving in a steady Okay. direction. ओके. The jump that you saw from 21 onwards, यस. pan India, and more so in Delhi NCR, ओके. that you can't have that percentage flip एवरी ईयर. every year. वो तो ना हो पाएगा, right? So steady growth is Okay. what is going to be there in the next 2 to 3 years. Now we need to understand it's a demand supply game. 2012 का winter, we all remember that. 2012 to 2020, take it as one period. ओके. Prices were stagnated. Stagnated, I would use that time. यस. Because developers का stock बिक ही नहीं रहा बिकता था. ही नहीं था. And why? Is because at least there was a lot of distrust in the market. एग्री. Infrastructure projects खत्म नहीं हो रहे थे. Case in example, Dwarka Expressway. Then defaults were happening. I wouldn't name, but we all know Noida cases, right? Even the big developers were defaulting. Even the big developers, right? So the trust in real estate as an investment or just as a end use as well was not happening because Agree. projects खत्म नहीं हो रहे थे तो buyer भी नहीं खरीद रहा था. Now all of that was a pent up demand in the market. Yes. If I wanted to upgrade, I couldn't. कोई project ही नहीं था, right? If I wanted to buy a new house, I didn't trust the developer. कोई project नहीं था. तो 2012 और 2020 का period लें. All of these things were happening. Yes. Prices were not going up. Then COVID came. Booster shot to the industry. It was a black swan event. But post that, आपके पास disposable income भी थी. And तब तक रेरा आ चुका था 2016 में. That और जो बैड प्लेयर्स थे वो मार्केट से काइंड ऑफ आउट हो चुके थे. The fly by night developers, there was a lot of consolidation in the market. Yes. So 2020 में market was matured. Market was straight jacketed. And now the end user or the investor came out to play is what I would say, right? तो जितना price rise आया है across the country has been because of that pent up demand. Okay. And of course the developers also followed suit. पर अभी भी आप देखें कि developers rampantly launches नहीं कर रहे हैं. नहीं कर रहे हैं. रेरा के होते हुए आप कर भी नहीं सकते हैं. So market is matured. Phased manner में launches हो रहे हैं. जहाँ पे demand है वहीं पे हो रहे हैं. Okay. So next 2 to 3 years you're saying Steady. Steady, and which is a healthy sign also, which is For not a market. negative sign. Absolutely. So Okay. it needs to be steady.
A negative sign would be what we saw from 21 to now. Investors made money, but आप ये देखिए that a lot of end users, genuine buyers, are sitting on the fence because the market is outpriced for them, right? और बहुत सारे लोगों ने तो आइडिया गिव अप ही कर दिया कि छोड़ो यार, जब प्राइस ठीक आएगा तब ले तब लेंगे। लेंगे। अब आप देखिए घर क्यों बना रहे हैं डेवलपर्स, ताकि उसमें एंड यूजर आके रहे। यस, इन्वेस्टमेंट के लिए घर नहीं बना रहे हैं। एग्री। एंड अगर इन्वेस्टमेंट के लिए घर बनाना है तब तो फिर देन वो फ्लिपिंग होती रहेगी एंड यू विल हैव घोस्ट टाउन्स। सो वी वांट पीपल टू स्टे इन द हाउसेस दैट वी आर मेकिंग, Yes. एंड फॉर दैट द प्राइसेस हैव टू बी within the reach. ओके, And I'm not talking about affordable, but it needs to be a steady, healthy appreciation. आपको inflation के साथ मैच करिए, एग्री। cannot be to the tune of 30% a year. फिर तो हम कहाँ ही जाएंगे? एंड अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होराइजन ले, अगर हम 10 इयर्स की बात करें या 15 इयर्स की बात करें, तो आपको मार्केट रियल एस्टेट इंडस्ट्री के प्राइसेस कहाँ जाते हुए लग रहे हैं? 15 years is too much of a window, and 5 years is too less of a window for Yes. real estate now. Cycles short हो गई हैं, but let's say from an investment point of view, 10 year is a good period, and I would say prices would be steady. The delta that you had post COVID, that will get normalized. ओके, So आप 30% को अगर you normalize it over the years, baseline definitely increase हुई है Yes. from 2012, और होनी भी थी, तब तो prices बड़े नहीं थे. या So your baseline will go up, but it will get normalized over the period of 10 years. ओके। बट अगर हम इंडियन इकोनॉमी की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी इंडियन इकोनॉमी नेक्स्ट 10 to 15 इयर्स पूरे इंडिया ग्रोथ स्टोरी के ही हैं। जी, तो अगर हम उस पर्सपेक्टिव से देखें तो ऐसे लगता है कि अभी रियल एस्टेट में और जंप आने के चांसेस हैं। जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज बाहर से आ रही हैं, जितना एनआरआई इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ रहा है, इवन जितनी बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स इंडिया की जो अपनी होम ग्रोन स्टार्टअप्स हैं उसमें भी जो पैसा आ रहा है, तो आई फील कि अभी ग्रोथ स्टोरी है इंडिया में अभी रियल एस्टेट absolutely, की। absolutely. And when I say steady, I don't mean dead. I mean not to the tune of 30% every year. See, India real estate contributes around 7.3% to the overall GDP. ओके, Right now, estimated are that we'll touch 15% by 2047. डबल। Double. अब Okay. इसको now you need to put it in parallel to China. China's contribution of real estate towards the GDP is 25 to 30%, वाओ, अच्छा, whereas US is closer to 13-14%, ओके, and we are at 7%. So you are right in saying that there is a lot of leg room for growth, lot of leg room for development. Yeah. And if we have to grow, the economy will expand. Now real estate has to fire on all cylinders. वो Okay. तो there is no doubt about it. The economy will expand and so will real estate. But speculative price increase ओके। is not healthy for the market as well. एंड एक और नंबर आता है, बार बार आता है मेरे सामने, कि इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री विल टच 1 ट्रिलियन बाय 2030, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी बार बार बोलते हैं। तो अभी जो करंट मार्केट है दैट इज समवेयर अराउंड 500 बिलियन, बट इट्स गोना टच 1 ट्रिलियन इन नेक्स्ट 5 इयर्स। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 75 इयर्स में हम 500 बिलियन तक पहुंचे हैं, और अब नेक्स्ट 5 इयर्स में हमें उसको डबल Double करना करना है। है. एंड फंडामेंटल्स आर In राइट, place. बड़े डेवलपर्स आ रहे हैं, कॉरपोरेट्स आ रहे हैं, प्लेयर्स लाइक बिरला, अदानी, ऑल द बिग कॉरपोरेट्स आर इन रियल एस्टेट नाउ। Right. दैट इज ऑल्सो आई फील अ हेल्दी साइन। रेरा के बाद ये जो डेवलपर कंसोलिडेशन हुआ है, now only the serious players are in the market. यस, And that establishes developer credibility as well, track record. So all of these things supply side से in check है. ओके, डिमांड साइड से ऑफ कोर्स देयर इज पेंट अप डिमांड, वो जो कोविड ने एड्रेस किया है, बट गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो द डेमोग्राफिक शिफ्ट, या राइज इन इनकम, यू वुड वांट टू मूव इनटू अ हाउस, एंड एटलीस्ट सब अपने लाइफ टाइम में एक घर तो खरीदते ही हैं, राइट? सो दैट ग्रोथ इज इमिनेंट. एंड जो रीट आ रहे हैं, रीट का भी कंट्रीब्यूशन रहने वाला है दिस 1 ट्रिलियन
रियल एस्टेट इंडस्ट्री में? Right. So, REIT actually has made real estate accessible to the retail investor, where the retail investor is pumping money and buying asset, which a fraction of the asset. If one cannot, because commercial involves a lot of capital input as well, right? So all of these, like I said, financialization of real estate, all of Okay. this will also contribute towards the growth of the sector. सो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो जैसे मेट्रोज आ रही हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, उधर मुंबई एक्सप्रेसवे बना, इधर द्वारका एक्सप्रेसवे बना, इससे जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो रही है। बिल्कुल। सो उसका कितना बड़ा रोल रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर का इन द डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री? इंफ्रास्ट्रक्चर इज द की। ओके। लोकेशन, रियल एस्टेट पढ़ाई में भी देखें, हम नॉर्मल इंडस्ट्री में भी देखें, रियल एस्टेट इज नथिंग बट लोकेशन लोकेशन लोकेशन। लोकेशन ओपन्स अप थ्रू कनेक्टिविटी, ओके। राइट? तो अगर एक्सप्रेस वे बन रहा है, मेट्रोज आ रहे हैं, मेट्रोज फर्दर एनहांस इट लेटर ऑन, बट सबसे पहले अगर किसी लैंड की वैल्यू को आपको अनलॉक करना है, आप सबसे पहले रोड बनाएंगे ओके। ताकि आप वहाँ पे पहुँचें। रोड बनाएंगे या वहाँ एयर कनेक्टिविटी होगी, राइट? या अगर आइलैंड है तो यू विल connect that place to something. You will unlock the land value so that people reach there, right? So infrastructure push is so important for unlocking the value of real estate. Okay. All of this together, metro connectivity, tier 2 cities में आ रही है. So it's not just only in the tier 1 cities. आपके expressways are reducing the time. A very small case and example, the RRTS. Yes. राइट? अब वो दिल्ली से मेरठ 40 मिनट में आप पहुंच जाते हैं। ओह वाओ। अब मेरठ नहीं तो सड़क से जाएंगे, जैसे भी है, तो इट ओपन्स अप थिंग्स इन मेरठ। नाउ 40 minutes is a travel time which probably a resident wouldn't mind, a worker wouldn't mind, for example, and you will be like, okay, 40 मिनट में तो पहुंच जाते हैं, तो आपको गाड़ी में भी टाइम लगता है, राइट? बिल्कुल लग जाता है। सो आप देखिए कि कितना कनेक्टिविटी से things get opened up. When the expressway starts, 3 घंटे का travel time reduce करके अगर further connecting it 1.5 hour, that opens up a lot of opportunities for that particular area. Jaipur, अभी आपका ट्रैवल टाइम कितना रिड्यूस हो गया है? हाफ हो गया है मेरे हिसाब से। यस। टूरिज्म के लिए, आपको काम के लिए मॉर्निंग इवनिंग आप कर सकते हैं। इफ यू आर वर्किंग, आपका सामान जयपुर से आ रहा है, आपका गोडाउन यहाँ पे है, थिंग्स लाइक दैट, राइट? सो opens up a lot of opportunities, and it's very visible. उड़े भारत का आम नागरिक, when regional connectivity scheme started, airport connectivity, connecting the tier 2 cities, otherwise one flight in a day, or alternate flights in a day. Now you see how the tier 2 cities are connected to the main cities. Agree. So infrastructure definitely is a game changer and has to be. But you are saying कि थोड़ा सा उसके पीछे रिसर्च और थोड़ा सा उसके पीछे आपको अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी है, सिर्फ न्यूज पे नहीं जाना कि यहाँ एयरपोर्ट आने वाला है, वो नहीं। हाँ। उसके पीछे बहुत सारे लोगों ने जेवर एयरपोर्ट के आसपास भी लैंड खरीद ली और अब वो प्रॉब्लम में भी काफी सारे प्लेयर्स आ गए हैं, राइट? सो आपको जो है सिर्फ न्यूज पे नहीं जाना, एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जब वो रेडी हो जाए उसके बाद आपको वैल्यू मिलेगी। सो जेवर एयरपोर्ट के पास जैसे यमुना एक्सप्रेसवे साइड भी आप देखिए, लैंड लेके रखा हुआ था डेवलपर्स ने, दे हैड देयर बाउंड्री डन, बट दैट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर 10 years, सो दैट प्राइस वाज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन। यस। नाउ व्हेन थिंग्स कमिंग अप, if you're strategically there, अब ये भी नहीं पता कि जेवर से कितनी दूर लिया है आपने। हर एक एरिया का एक इन्फ्लुएंस जोन होता है। Agree. And let's say a buyer would not know exactly कि जब ये चीज बन जाएगी इसका रेडियस या इम्पैक्ट एरिया कितना होगा, राइट? तो वो तो बनने के बाद ही पता चलता है। तो आई वुड नॉट से, लेट्स से कोई ये भी बोल सकता है तो फिर बनने के बाद लेंगे तब तो बहुत ही महंगा मिलेगा, पर बिल्कुल भी प्रॉमिस पे ना लें। फर्स्ट एटलीस्ट 50% देखिए वहाँ क्या हो रहा है, एनी इनकम्बरेंसेस आर देयर, क्या पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं,
And through, I think consumers are very well informed right now. तो मेरे को ऐसा लगता था कि रियल एस्टेट पुश या रियल एस्टेट में एप्रिसिएशन वहीं आती है जहाँ पे जॉब क्रिएशन होती है, जहाँ पे बिजनेसेस होते हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं. बट नाउ यू आर सेइंग कि मल्टीनेशनल कंपनीज भी तभी आएंगी जब जब इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा. होगा ना, मतलब देखिए ये what is the order? There's a land bank, or a place is there. You connect it through Okay. any modes, whatever is there. And when the connection has happened, you settle an economic anchor. This is like greenfield development, what I'm talking Okay. about. The economic anchor will get workers. Now, these workers, after the economic anchor is in place, translates into residential. Okay. They will want to live somewhere. Then this translates into allied activities. ये आपका hospitality, Schools. retail, social infra, Yeah. all of that will come once the economic anchor comes. Without any economic anchor, that place is just a residential hub. That means वो लोग कहीं पे तो काम कर रहे हैं. Agree. Right? For example, गांधीनगर Mhm. गवर्नमेंट हब है, Okay. तो वहां से लोग अहमदाबाद जा रहे हैं. अच्छा. राइट, वहां पे भी गांधीनगर में भी रह रहे हैं, बट देन दीज आर ट्विन सिटीज. Okay. राइट, सो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है, इकोनॉमिक एंकर ज़रूरी है. लोग काम करने आएंगे, फिर रहेंगे, फिर खर्चा करेंगे, रिटेल बढ़ेगा और हॉस्पिटैलिटी बढ़ेगी. गुड़गांव इज अ क्लासिक केस ऑफ दैट. Agree. राइट, Yeah. एयरपोर्ट के आने से ही गुड़गांव बढ़ा है. Yeah. नोएडा एंड एयरपोर्ट का स्टोरी ही ये है दैट बिल्कुल. दोनों ने ग्राउंड जीरो से स्टार्ट किया था. अभी काफी डिफरेंसेस आ गए हैं, Yeah. बट व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड जीरो, व्हाट पुशेस यू फर्दर इज द क्विक कनेक्टिविटी. सो ऐसा कोई सिटीज डेटा जो आपको बता रहा हो, कुछ ऐसी सिटीज जो आपको लग रहा है कि इन नेक्स्ट 5 to 10 years वो आगे निकल जाएंगे और कुछ ऐसी सिटीज जो पीछे रह जाएंगी बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर? आप अपनी टॉप 8 मेट्रोज में भी देखिए, देयर आर सम सिटीज व्हिच आर द सीट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ओके. and infrastructure and doing well, and the others are not. Case in point, if I talk about Delhi NCR, Hyderabad, Hyderabad around 6-7 years back used to be 5th, 6th in terms of, let's say, the office space absorption, ओके. right? This whole story was Bangalore and Yeah. Mumbai. ओके. Hyderabad was 4th or 5th. Now, last 4-5 years mein Hyderabad has picked up significantly that it is at par with Delhi NCR today Yeah. in terms of office leasing, right? And Pune also. And Pune as well. Yeah. Pune more so, not so robust, but the story has always been Delhi, Bombay and Bangalore. Okay. And Hyderabad now has come as a shining star. Also because the infrastructure, the policy push, and as a good alternate to Bangalore, we've seen many companies are also moving to Hyderabad, Yes. setting up shop there, is because of the infrastructure, which is not, I wouldn't say crumbling, but is not so supportive in Bangalore right now. Yeah, I agree. Right? So, infrastructure की development के basis पे cities भी move करेंगी going forward. And if you don't take care of your infrastructure, don't rebuild as per the current population and the demand, it needs to be very timely, quick decisions, right? Then even the economic anchors would move away. Agree. बाकी अगर हम tier 2 cities की बात करें, then Jaipur, Kochi, Okay. Lucknow, and Chandigarh, because Chandigarh is like the entrance point, to Himachal, that side of the area. Himachal, Punjab. Punjab, Haryana. Yeah. So Chandigarh नहीं बोलूँगी मैं, because Chandigarh is landlocked, but Chandigarh Tri-City. Tri-City. Mohali, you see currently there's a lot of development happening in Mohali. The price points for some residential match your golf course extension prices. Really? Yes, so तो वहाँ पे भी डबल ट्रिपल हो गए हैं? हो गए हैं. I mean, Okay. कोविड के बाद, and ये हमने ना और भी cities में देखा था. कोविड के बाद टियर 2 सिटीज में स्पेसिफिकली आपका ये मोहाली साइड हो गया, वाइजैग साइड हो गया, प्राइजेस हैव गॉन अप. एंड व्हाई? बिकॉज लेट्स से अ लॉट ऑफ NRI इन्वेस्टमेंट was coming in specifically in Mohali,
and जो fringe areas पे रह रहे हैं पंजाब के, they wanted to have again airport connectivity. Yes. So international flights Yeah. started from the Mohali airport, right? The Chandigarh airport, Yeah. but it is in Mohali. It is in Mohali. Mohali. तो उसकी वजह से आप देखिए रेजिडेंशियल के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा है ऑन द Agree. प्राइसिंग अराउंड द एयरपोर्ट रोड. Yeah. So again, infrastructure does Agree. lead, to the push of real estate. बट एक 10-year जर्नी कैसी रही है रियल एस्टेट की इन द डेटा फॉर्म? Pre-COVID. हाँ, प्री कोविड मतलब 2015 से लेके 25 अगर हम एक 10 ईयर का देखें तो कैसा रहा है रियल एस्टेट? अगर रेरा के पहले बात करें तो we know the market was very tainted, right? Developer defaults, Yeah. projects not completing, home buyer was not trusting the market, and returns were also, not happening. Yes. Bring in RERA, a lot of transparency came into the market, sudden straitjacketing, structural shift in Okay. doing business came into the market. इसको अगर डेटा के हिसाब से देखें तो if I draw a graph and I see the investment, private equity investment that came in what period. Okay. So alone after RERA, we saw around 26 billion US dollars coming into the market, which was Wow. much more Okay. than what happened before and what has happened post 2020 as well. अच्छा. So that transparency kicked in, and उसके बाद Gaurav, around 2019 market was slightly picking up, you would agree with me, Yeah. right? But COVID came in. So COVID तो किसी का कोई policy shift नहीं था, कुछ नहीं था. कुछ भी That was नहीं a pandemic that hit us. So 2019 अगर हम देखें, 2019 में market till about the last quarter had started to show a Positive recovery. signs, yes. Right? So if my graph was going and there was a dip in RERA and then demonetization, it started going up. Yes. And around 2019, we saw that early green shoots of recovery. Okay. But then we were hit by the pandemic. Now, these years of pandemic, of course, like I said, pent up demand, structural shift हुए हैं, developers का भी एक काम करने का तरीका बदल गया है. Consolidation हो गई. And market में buyer profile and buyer wants भी change हो गए हैं. अच्छा. 10 साल पहले आप we were talking about compact houses, Yeah. right? We were saying that छोटे घर अब people want. Post COVID, that structural shift in demand has come that people don't want compact houses now. They want a bigger house. So we did this study and we saw that across the cities and the tier 2 cities, 2.5, that Okay. is 2 bedroom, छोटा अगर मैं configuration देखूं तो 2.5, that's 2 bedroom and a study. Okay. Post COVID was a preferred configuration. अच्छा. 3.5. If you were living in a 2 bedroom, you would want to move to a 3 bedroom. एक एक्स्ट्रा रूम. एक एक्स्ट्रा रूम चाहिए आपके, या तो आपके पेरेंट्स आपके साथ रह रहे हैं या फिर आपका होम ऑफिस है. If the kids are having online classes, which is very normal to have now, Yeah. right? So you need a separate room. So compact से story change हो गई. Okay. Previously, there was no emphasis on gated communities. Post COVID, super emphasis on gated communities अच्छा. and community living. Now this is just not a fad of tier 1 cities. We've seen that in tier 2 cities as well. Oh, really? जो जैसे लखनऊ, we were talking, then Vizag specifically, I would say Kochi. People want all the amenities and facilities जो उनको tier 1 cities में मिल रहा है. अच्छा. Okay. So, because let's say I'm from Vizag, I go back to my hometown, I've seen everything in the metro, I create that demand in the tier 2 city. अच्छा. For residential, for retail, I'm asking the developer that this is what I want now. We want to stay in a high rise. Then lifestyle shift. Home is just not something that you are going to stay char diwari. There's a concept of lifestyle upgrade now. Okay. And when you're moving towards, let's say, a society, gated community along with safety, security, amenities,
ये सब क्लब तो है ही, हाउस, क्लब स्विमिंग हाउस, पूल, जिम, अब दिस सबको इज बेसिक चाहिए. हाइजीन, Yeah. this is basic hygiene. What more? Hmm. So communities are now becoming engineered ecosystems. पहले क्या होता था, हमारे पास जितनी डिमांड आती थी सब 2 बेडरूम की ज़्यादा डिमांड होती थी, और जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता था 2 बेडरूम वाज द फास्टेस्ट सेलिंग. Fastest selling. I agree. इन्वेस्टर्स के लिए भी, इवन फॉर द होम बायर्स ऑल्सो, एवरीबडी सेड कि यार छोटा घर ठीक है, बड़ा क्या करना है. आज कंप्लीटली उल्टा है. आज 2 बेडरूम के कोई न्यू लॉन्चेस हो ही नहीं रहे नहीं हैं. हो रहे हैं. अब जितने भी लॉन्चेस हैं 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, 5 बेडरूम, 5 bedroom. एंड यूल फाइंड दैट पेंट हाउसेज आर द फास्टेस्ट सेलिंग. Right. अभी क्या हो रहा है प्रिवाना में, इवन जितने भी आर्बर में, यूल सी दैट सबसे पहले पेंट हाउसेज बिक रहे हैं. तो वो स्ट्रक्चरल शिफ्ट हुआ है. एंड ऑल्सो व्हाट वन शिफ्ट दैट आई हैव सीन, पहले क्या होता था गुड़गांव में या हरियाणा में स्पेसिफिकली, एक गवर्नमेंट की स्कीम आई थी अफोर्डेबल हाउसिंग की, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड रहती थी. प्लेयर्स लाइक सिग्नेचर ग्लोबल एंड ऑल, वो अफोर्डेबल हाउसिंग बनाते थे, 500 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट. Right. आई थिंक अब वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है. उसके बारे में कुछ है आइडिया आपको अफोर्डेबल हाउसिंग के? देखिए, affordable housing, of course, around 17 we saw a lot of influx in the Yeah. market. हरियाणा की तो पॉलिसी भी थी, affordable housing policy, and you cap it at 4,000 rupees per square feet. Yes. अब आप बताइए आज की डेट में is that price even possible? It's not. Land cost has gone up. Construction cost has gone up. So 4,000 per square feet में product तो is not possible unless you're going on the outskirts. Okay. Now, when you go for affordable housing on the outskirts, the whole purpose is defeated, Yeah. right? उतना तो टाइम आपका कम्यूट और उसमें ही लग जाएगा. वहाँ पे पहले हुए हैं कई प्रोजेक्ट्स जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है. Yeah. So just due to making, you're just making it. Affordable housing has definitely taken a hit, and developers, because of better profit margins, are moving towards this segment or have moved. Signature Global started with affordable housing. Yes. They are doing luxury now. Super luxury now. Super luxury now. And देखिए, डेवलपर को आप नहीं ब्लेम कर सकते हो. It's not viable unless there is a significant government incentivization towards this. If I talk about numbers, इसी साल की अगर हम बात कर लें, ट्रेंड तो ऑफ कोर्स वो तो दिखा ही रहा है. तो इस साल फर्स्ट हाफ से लेके अभी तक YTD, around 21% of the projects that were sold or the new supply जो सेल हुई है has been in the 2 to 5 crore का price bracket. Wow. Now 21% is a significant number. Yes. Now even 5 crore से अगर मैं further add कर देती हूँ इसमें, then my 21 will also go up. Oh, right? अच्छा. Now come to affordable housing or come to the less than 50 lakh ka category. Just guess how much was the sale percentage of that particular segment. I have no idea. 4%, Gaurav. That's it. That's 4%. how it has reduced. So 4% sales have happened in the less than 50 lakh category. 21% Wow. in the 2 to 5 crore category. Now you can see the shift Yeah. that has happened in demand, and there is a lot of inventory present in the less than 50 lakh category as well. Okay. But अब तो launches हो भी नहीं रहे हैं, तो जो है वो past का inventory ही है. So maybe people have given up the hope कि यार अब तो क्या ही ले पाएंगे. उसकी वजह से भी हो सकता है कि sales down है. People have given up on the dream. प्रोडक्ट भी तो भी नहीं है, तो Okay. अगर वो वाला प्रोडक्ट आपके पास अब ऑप्शन नहीं है, बिकॉज नथिंग न्यू इज कमिंग, सो यू हैव टू पिक अप व्हाट्स देयर ऑन द शेल्फ, Okay. राइट? एंड गुड बायर्स, अगर वो प्रोडक्ट आप देखिए कहाँ है, ग्रेटर नोएडा वाज अ 50 लाख वाला मार्केट सम टाइम बैक, दैट्स नॉट, अब वो भी नहीं है. तो 50 लाख वाला प्रोडक्ट करंटली लॉन्च में तो कहाँ ही मिलेगा आपको? मे बी ऑन इवन नॉट इवन इन मानेसर, कहाँ पे लॉन्च करेंगे आप, राइट? मानेसर में भी अब जो न्यू लॉन्चेस आ रहे हैं, दे स्टार्ट एट 1.5 CR. Exactly. So the bar has shifted for the launches as well, the demand as well. But yes, we can't say that सारी demand ही luxury की आ रही है. Yeah. The middle segment is quite outpriced from the market, and not saying, देखिए economy expand हुई है तो बार भी तो shift हुआ है ना. Yeah. अब 50 लाख में what will you get? So
1 crore is the new 50 lakh. 50 lakh is, data से दिख रहा है. Okay. 1 crore is the new affordable that's coming about, because उसके नीचे काफी incentivization चाहिए for purchase. Yeah. बट एक लेमैन से जब हम बात करते हैं, या इवन हम अपनी सोसाइटी में जब मैं लोगों को बात करते हुए सुनता हूँ, तो लोग ये कहते हैं कि ये 5 करोड़ वाले घर खरीद कौन रहा है. एक जनरल लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया में कितने लोग हैं जो एक 5 करोड़ का घर अफोर्ड कर सकते हैं. सो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों को लगता है कि ये सिर्फ मिथ है या बबल है या सिर्फ हाइप्ड अप नंबर्स हैं बाय द डेवलपर्स. जितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं 2021 के बाद, they have been very few ओके. and with very few units. So let's say less than 800 units in one project. हाँ, बिल्कुल. Right? Now, इतनी appetite market की है ओके. that वो इतना absorb कर पाए या करा है market ने absorb. इसमें से कुछ investors भी रहते हैं. Of course, NCR is a investor dense market, and after 21 they are back to the market because of the returns the market is making, right? So investor heavy है. NCR is known for that, and that's why there is a lot of volatility in the market. ओके. तभी यहाँ के prices अलग ही दिखते हैं बाकी सब cities से अगर हम compare करें. अब आपकी बात आ गई कि 21 के बाद ये खरीद कौन रहा है. तो 21 के बाद end users, genuine end users are there in the market. ओके. कहाँ से आ रहे हैं? Now we saw a lot of out migration happening from the Delhi side. अच्छा. And why did it happen? Because pandemic, that whole concept of safety, security, lifestyle upgrade. So no matter where you were staying in Delhi, you were not staying in a community. Yeah. You were not staying in a condo, right? Now that got a lot of people from Delhi in Gurgaon. Gurgaon also a lot of shift happened. People from, let's say, the ones who were staying in builder floors in phase 1, phase 5, they upgraded into societies. So independent housing से to condo, community living. right? So community living and a lifestyle upgrade. तो ये उन लोगों ने घर खरीदे हैं. उसके बाद of course the investors have entered the market, and I would not deny that some of it has been picked up for quick churning as well. Okay. And it has been, we are seeing those numbers. But going forward 2028 maybe 29, do you see कि ऐसा एक point आएगा कि जब supply ज़्यादा हो जाएगी और takers कम होंगे? Yes, supply, we will be seeing a lot of supply coming in the market. अगर मैं गुड़गांव की बात करूं तो अराउंड 27-28 ये जो अभी लॉन्चेस हो रहे हैं आपके, ये दिख के आएंगे. तो उस टाइम रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री विल कम अबाउट, एंड देन रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री कम्पीट्स फॉर प्राइसिंग, राइट? एंड उस टाइम अगर किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया होगा तो वुड वांट टू एग्जिट and probably move elsewhere. So इतना ज़्यादा exit करने के लिए होगा. It's a demand supply game. So too much supply, demand, then it will be a buyer's market. Right now it's a seller's market. So 28, when a lot of supply will come into the market, that's when we'll see that softening happening. मैं आप ही की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें NCR ने प्री कोविड जो है 5 to 6% की सिर्फ ग्रोथ दी थी इन द रियल एस्टेट साइड, एंड पोस्ट कोविड इट वाज 30 to 35%. राइट. सो आई थिंक दोनों ही अनहेल्दी हैं. तो एक हेल्दी क्या परसेंटेज होती है ऑफ ग्रोथ जिससे कि सस्टेनेबल भी रहे एंड द इंडस्ट्री इज आल्सो ग्रोइंग? See, any growth is 5 to 6% as inflation is good. You're growing with the market, right? Of course, again, it's a demand supply game. अगर demand ज़्यादा होगी, supply कम होगी, तो it will go on further, right? नहीं, बट 5-6% लोगों को अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि वो कहते हैं इससे ज़्यादा तो फिर मेरे को स्टॉक मार्केट में मिल जाएगा. 5-6% is very, very nominal. Okay. But 30% is not sustainable, right? 30% 21 के बाद हुआ है. 5-6%, Gaurav, अगर if I take a CAGR, year on year growth के ऊपर we should not a certain
अभी जैसे कह रहे हैं 30% हो गया, इस साल हम देख रहे हैं 20 in the third quarter of 25, if I Okay. compare it with last year, NCR prices have gone up by 20%, 19 to Oh. 20%. So let's not look at the year on year comparison. Let's look at 2012 to now and take away the COVID period. Okay. That is around 5 to 6% का ही growth हुआ है. That's it. Yes, so वो average, क्योंकि उस time growth नहीं हुआ था ना. Okay. So when people right now say that prices बहुत बढ़ गए हैं, my answer is that it is good, बढ़ने ही चाहिए थे, because अच्छा. 2012 to 2020 prices did not grow. Oh. Rather they were in negative. Okay. Right? So when you put this 30% also and take it एक long term आप देते अच्छा. हैं, तो 5 से 6% का growth ही हुआ है. Okay. So which is not rocket नहीं चला था, but 21 के बाद you can say the market was playing catch up अच्छा. to the stagnation that was in 2012. However, year on year this is not sustainable and ऐसे रहेगा भी नहीं. Okay, so you are saying कि अभी जैसे हमने देखा आर्बर के टाइम में वन डे ऑल सोल्ड आउट, प्रिवाना के टाइम पे भी इवन विद द लेटेस्ट लॉन्च ऑल्सो वन डे फुली सोल्ड आउट. यू आर सेइंग कि अभी ऐसा बहुत लंबे टाइम तक पॉसिबल नहीं है. Appetite, market appetite. But you can't have that appetite because there's a particular segment which is buying. Okay. 60-40 भी अगर एंड यूजर का देखें, इन्वेस्टर का भी देखें, इन्वेस्टर इज नॉट गोइंग टू बी, वो किसी प्रोजेक्ट से तो एग्जिट करके दूसरे में इन्वेस्ट करेगा ना. लिमिटेड ही पैसा है. लिमिटेड ही पैसा होगा. सो यू कांट बी इन्वेस्टिंग इन 10 projects at one time. So there'll be an exit from one, which we are seeing in the trends as well. There are certain projects which have come in resale. अच्छा. They are not commanding the same premium which they were from 21 से, जिसने 21 से लेके अगर they exited in 24 या 23, जो डेल्टा था, अब आपका वो प्रीमियम नहीं आ सकता. Right? So we are seeing exits happening from certain projects, putting money in some other project because of obviously developer track record, etc. But appetite है. So any specific growth corridor that you are tracking? कोई ऐसा specific Delhi NCR का neighboring माइक्रो मार्केट जो आपको लग रहा है कि ये अच्छा पिकअप करने वाला है, या आप स्पेसिफिकली उसको ट्रैक कर रहे हैं? A few years back, New Gurgaon was the budding story. अच्छा. It was the budding story because it was next to Gurgaon. Also in that whole of Dwarka Expressway, अगर उसको आप सेक्शन में डिवाइड कर दें, तो जो नॉर्थ पार्ट है वो अब जाके कहीं पे लैंड एक्विजिशन वगैरह सब कंप्लीट हुआ है, तो उसको भी फिर भी टाइम लगेगा. So that time New Gurgaon and Golf Course Extension were the ones which were the upcoming bit. But if I look at it currently, Gurgaon, Gaurav, is a very sporadic story. अभी भी आप देखिए जो launches हो रहे हैं, they are happening in the city center, right, on auctioned land. So there is no new corridor that is developing. Extension Road already sporadic development is happening. बहुत land bank है, बहुत supply आने वाली है. Then if you look at the SPR side, that is something to look out for in the next 5 years. वहाँ पे क्या रहता है? Again, it's a promise, so I will not talk much about it. जब दो developers are credible, जिनके projects announce हुए हैं उधर, but still a promise, right? So let's see when that comes about. So जैसे ही कोविड खत्म हुआ, आई थिंक मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे लगा कि ये पब्लिक आई कहाँ से, क्योंकि हुआ क्या, जब लॉकडाउन था उसमें बहुत लोग मूव हुए गुड़गांव में. Right. तो जो प्री कोविड जो ट्रैफिक था और पोस्ट कोविड ट्रैफिक में आई थिंक 2x 3x जंप आ चुका था. जंप आ गया. वॉल्यूम ऑफ कार्स ऑन द रोड have gone up so much, and roads तो वही हैं. For example, Golf Course Extension पे Grand Hyatt Hotel है. It was a seamless drive from there to Golf Course Road, and now there are lights. Golf Course Road, the express Golf Course Road gets jammed. Even the underpasses get jammed in the morning. Because the volume of cars have gone up. Right? So, ऐसा कोई corridor नहीं है. Coming back to your question, Gurgaon
sporadic development is happening. Extension is the most closest to Golf Course Road. That will always be, considered the next hub. उसके बाद then आपका SPR आ जाता है. So अगर हम, let's say from a planning perspective, if you move logically, then this is how things should move. Okay. New Gurgaon is its own city only, and south of Gurgaon, of course, with the elevated corridor that has come about, no, South Gurgaon has opened. A lot of people we see from Noida have moved to South Gurgaon, जिनके offices Gurgaon में थे. अच्छा. So आप highway पे चढ़े, elevated corridor से अंदर, you're not just getting into the Gurgaon city, right? तो आप पूरा ट्रैफिक अवॉइड कर लेते हो. ऐसे मिक्स मैच गुड़गांव का हर एक जोन का अलग नैरेटिव एंड स्टोरी है. अभी कोई ऐसे पर्टिकुलर ग्रोथ कॉरिडोर नहीं है. ऑल्सो मैं एक डेटा देख रहा था कि जो रियल एस्टेट का जो निफ्टी इंडेक्स है दैट पीक्ड समवेयर अराउंड लास्ट ईयर सितंबर, और उसके बाद से वो नीचे ही गया है. सो उसका आपको क्या लग रहा है कि स्टॉक मार्केट इज इट शोइंग सम पिक्चर जो कि हो रहा है डेवलपर्स के ऑफिसेस के अंदर, या इज इट stock market is different from the reality? Any stock market definitely mirrors. It's a leading indicator. Okay. It mirrors the sentiments. And September May it was at an all-time high. Very rightly said so. उसके बाद it has taken a pause. But real estate में there are some not like stock market fast moving, but in real estate there are some slow moving factors as well. Okay. Which take their own time. Job growth, actual physical demand, interest rates. So ये सब भी impact करते हैं, जिसका impact एकदम से आपका stock market या index पे नहीं आता है. So they are a leading indicator. However, there are other slow moving components of the real estate market as well. आई थिंक इंटरेस्ट रेट तो राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं. इंटरेस्ट रेट तो अभी कम ही हुए हैं. सो देन वी कम ऑन टू द एक्चुअल डिमांड ऑल्सो. ओके. जॉब ग्रोथ ओवरऑल. सो पैसा होगा तभी आप घर खरीदेंगे, राइट? सो जो डिमांड है, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट, इज सॉफ्टनिंग. ओके. राइट, अ लिटिल बिट इन दैट डायरेक्शन. सो इट्स अ लीडिंग इंडिकेटर, बट it's affected by other factors as well. So shouldn't completely go on that पिछले साल से उसके बाद कुछ हुआ नहीं है. Okay, so tell me, what does real estate mean to you personally? I wanted to know more about you also. What is Knight Frank? What is your responsibility in the Knight Frank? और इंडिया के अंदर नाइट फ्रैंक कितने सालों से काम कर रहा है? बट let's start with what is real estate mean to you personally? I would say real estate is gold. Acha. And the time to buy was always 5 years ago. You're always playing catch up with real estate. Real estate is something we live in. We go to work, we go to shop in, our vacations are there, land, everything around you. And when I said real estate is gold, this is something, it's a hard immovable asset that has intrinsic value. Okay. It grows, right? So real estate is gold. तो आपका रियल एस्टेट में आना कैसे हुआ, and how did you get in Knight Frank? Was it by luck? Was it by choice? कैसे था वो वाली जर्नी? So I got into the industry in 2010. That's where I came. I'm an urban planner, by education from CEPT Ahmedabad. Oh, wow. And being an urban planner, of course, policy, advocacy, and real estate, everything, like I said, is real estate, right? So post that, I've been into consulting. Okay. Altogether, 15 years of my professional journey. So hence, I have seen the 2010 cycle as well, right? And so it's been great. I've done consulting, I've done research. Research is closer to me is because
research and consulting go hand in hand. Hmm. You cannot do consulting unless you've done your research. So I would say that it is, macro and micro. Okay. Till the time you know about the macros, you cannot give tangible advice to anyone. And that too big multinational companies. Right. So research gets you into data, gets you into the overall perspective. And once you've read the intricacies of data is only when you can give valuable advice to anyone. So hence, that's been my forte for this time. And Knight Frank को कितने साल हो गए इंडिया के अंदर? We say कि Knight Frank is an IPC. Yeah. What does that mean? So IPC is, these are international property consultants. Now these are companies which have come, their parent company, base companies outside. Okay. Knight Frank in India, we just celebrated 30 years. 30. 30, yeah. Wow. We just completed 30 years in September. And 95 is the first, 1995 is when Knight Frank came into India. So international property consultants, 5 or 6 are currently working in India. Knight Frank and the others, an international property consultant would give you advice on office, leasing, transaction, retail, industrial. So basically they are advisors of choice. And then they have other verticals as well. For example, facilities management, feasibility study, consulting, research. Research and consulting is something that all of the IPCs do. And we have corporates coming to us for advice on, basically best use studies or where to do what. India entry strategies, etc. So we specialize in all of that. Then the office market, the leasing transaction teams, be it office or retail, industrial, warehousing, data center. So everything real estate comes under the purview of an IPC and Knight Frank. But your clientele is not a normal day-to-day person. No. You are consulting to big companies. Right. So when we, let's say an IPC is doing residential, so it would be a B2B kind of a service. They would be advising the developer. We do not take the consumer. So consumer is for knowledge. However, we do not deal with the consumer on a day-to-day basis. So your final thought, any message that you want to give to our audience, to any end user, maybe an investor, a buyer, any final message? So I hope you call me again and it's not the final message I'm giving. No, it will be my pleasure. Let's say for an end user, I would say don't buy a promise. Do your due checks. And let's say if your finances are in place, at least everybody should buy one house in their lifetime. Agree. This is for the end user. For the investor side, I would say that the time for quick churns is gone. That everybody made good money from the 21 period. Have a long-term horizon. Now the time is for steady growth. 10 years is minimum window one needs to have. Of course, there are these policy shifts or let's say the pandemic. So these are, these are anomalies that happened. Otherwise, in real estate investment, have a 10-year horizon period and be informed. Even if somebody is saying that, I'll double your money in 5 years, probably it happened in 21. It will not happen now unless something else comes up. And nobody can time that, right? And, overall, again, be cautious. It's a time to be cautious now. Let's say not get into the frenzy of new launches, even if you are an end user or an investor. For an end user, definitely see the project, get the developer track record, credibility, which currently all developers hold because of the RERA things in place. And yes, everybody together, the time to buy property was 5 years ago. So otherwise, one always plays catch up in real estate. Agree.
थैंक यू वेरी मच अंकिता जी, इट वाज अ प्लेजर एंड मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम. Thank you so much for having me on the show and look forward to more such shows. यस, थैंक यू. Thank you. Thanks, Gaurav.